Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, today in this video I will discuss physical features of India, part 2. Dear students, some days ago I shared with you part 1 of this lesson. In that part I discussed many topics. I will again recap you those topics so that you can understand the further topics easily. In part 1 we discussed plate movements. हमने प्लेट मूवमेंट पे डिस्कस किया था. हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स की प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें पहला कन्वर्जेंट मूवमेंट था, जिससे कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है. कन्वर्जेंट मूवमेंट में दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और जिसके कारण से कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है. और दूसरे टाइप का जो मूवमेंट है उसको हम डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं, जिससे डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है. इसमें डाइवर्जेंट मूवमेंट में दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और जिसके कारण से डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है. और तीसरी तरह का जो मूवमेंट है प्लेट्स में वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जिसके ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे अर्थ के इनसाइड में बहुत सारी प्लेट्स हैं, जिसमें से 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं. ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं. इनमें मूवमेंट होती रहती है. ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है, हमें एहसास नहीं होता है. जब कभी भी ये प्लेट बहुत तेज़ी के साथ मूव करती हैं, इनमें बहुत फास्ट मूवमेंट होता है या सडन मूवमेंट होता है, तब जाके जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं. हमारे धरती के ऊपर जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उस पर बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे फोल्ड्स बन जाते हैं, फॉल्ट बन जाते हैं. तो जो भी लैंड स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं अपने अर्थ सरफेस पे, वो लैंड स्ट्रक्चर्स जो इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स के कारण से ही इनका फॉर्मेशन होता है. जैसे जो हम माउंटेन देखते हैं, जो हिल देखते हैं, या हम जो हम फॉल्ट्स देखते हैं जिसको हम भ्रंश कहते हैं, जो घाटियाँ होती हैं, भ्रंश घाटियाँ होती हैं, फॉल्ट वैलीज़ होती हैं, ये सभी इन्हीं प्लेट मूवमेंट के कारण से ही इनका निर्माण होता है. तो ये प्लेट मूवमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है लैंड जो हमें लैंड स्ट्रक्चर्स अर्थ सरफेस पे देखने को मिलते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, क्योंकि हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इंडियन लैंड मास का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं. तो हम जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया था कि अर्थ पे पहले केवल एक ही लैंड मास था जिसको हम पैंजिया कहते हैं. पहले आज की तरह डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स नहीं थे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इस तरह के कॉन्टिनेंट्स जो आज हैं पहले नहीं थे. ये पहले एक ही था, एक ही लैंड मास था जिसको पैंजिया कहा जाता था. तो पैंजिया में अचानक एक सडन ड्रिफ्टिंग होती है, उसमें करंट्स क्रिएट होती हैं प्लेट के मूवमेंट्स के कारण से, क्योंकि पैंजिया में भी क्या था, प्लेट थे उसके नीचे. तो पैंजिया में जब मूवमेंट होती है तो पैंजिया 2 भागों में बढ़ जाता है. तो एक भाग नॉर्थ की तरफ, एक भाग साउथ की तरफ मूव करता है. तो जो नॉर्थ की तरफ जो पार्ट मूव कर गया उसको हमने अंगारा लैंड कहा, और जो पार्ट साउथ की तरफ मूव कर गया उसको गोंडवाना लैंड कहा गया. अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो भाग बचा उसको टेथिस सी कहा गया. जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको उन्होंने टेथिस सी कहा. एक जियोसिंक्लाइन था, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा उन्होंने इसको कहा, जिसको हम हिंदी में भूसन्नति कहते हैं. तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड. तो गोंडवाना लैंड जो आज इंडियन लैंड मास है, जो हमारा पूरा इंडिया है, ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का. स्पेशली पेनिनसुलर पार्ट जो है भारत का, वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है. देखिए यहाँ पे है, द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिनसुलर पार्ट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास. तो इस प्रकार से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सभी एक थे, जिसको गोंडवाना कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया.
तो अब गोंडवाना लैंड में भी ड्रिफ्टिंग होती है, गोंडवाना लैंड में भी हलचलें होती हैं, जिसके कारण से गोंडवाना लैंड भी टूटता है, उसमें भी स्प्लिट होता है। तो उस गोंडवाना लैंड में जब स्प्लिट होता है तो उसमें गोंडवाना लैंड में एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको कहा गया। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होता है, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। पहले पेंजिया में ड्रिफ्टिंग हुई, पेंजिया टूटा, पेंजिया के टूटने के कारण से अंगारा लैंड बना और गोंडवाना लैंड बना। अब गोंडवाना लैंड में भी टूटना फूटना जारी है। अब गोंडवाना लैंड भी टूटा, जिसके कारण से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट थी, वो गोंडवाना लैंड से अलग होकर वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गई, जिधर अंगारा लैंड है। अब जब वो नॉर्थ की तरफ उसने ड्रिफ्ट किया तो जिसके कारण से उसका टकराव किससे हो जाता है, अंगारा लैंड की एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, उससे उसका टकराव हो गया। जब दो चीज़ टकराती हैं तो क्या होता है आपको मालूम है। जब दो प्लेट टकराई तो उन प्लेटों के टकराने के कारण से बहुत सारे सेडिमेंट्स निकले, बहुत सारे टुकड़े निकले, और वो टुकड़े क्या हुए, टेथिस सी में, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया है आपसे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा भाग था जिसको टेथिस सी कहा गया, एक सागर का नाम दिया गया, एक उसको हम बहुत ही बड़ा गड्ढा कह सकते हैं। तो अंगारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण से जो भी सेडिमेंट्स निकले, वो सेडिमेंट्स क्या हो गए, उसी टेथिस सी में जाके जमा हो गए और धीरे धीरे वो जमा होते रहे। और एक समय ऐसा आया कि वो टेथिस सी जो था पूरा भर गया, वो पूरा गड्ढा भर गया, और भरने के कारण से जब प्रेशर पड़ा टेथिस सी में, तो जिसके कारण से उसमें कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ। अंदर दो प्लेट थी टेथिस सी के अंदर, जो प्लेट्स थी उनमें कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ। कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण से उस टेथिस सी जो कि पूरी तरीके से भर चुका था अवसादों से, सेडिमेंट्स से, उसमें फोल्ड्स पड़ गए, उसमें वलन पड़ गए, फोल्ड्स पड़ गए, जिसके कारण से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय माउंटेन, आज हिमालयन माउंटेन जो माउंटेन रेंज हम देखते हैं, हिमालय देख रहे हैं, ये उसी टेथिस सी में फोल्ड्स के कारण से उसका फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? देखिए यहाँ पे, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। तो वेस्टर्न एशिया में और हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है उसी टेथिस सी में फोल्ड्स के कारण से हुआ है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इस पिक्चर में आप देखिए, मैंने पार्ट 1 में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये पेंजिया है। पहले एक सिंगल लैंड मास था अर्थ पे जिसको पेंजिया कहा गया। इसी पेंजिया में ड्रिफ्टिंग होती है, जिसके कारण से एक भाग नॉर्थ की तरफ, एक भाग साउथ की तरफ। नॉर्थ वाले पार्ट को क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, और जो गोंडवाना लैंड था जो कि साउथ में था, उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सभी किसके पार्ट थे, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो ये जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, ये अंगारा लैंड है। ये दोनों ही अलग हो गए थे, और दोनों के बीच में जो एक गैप था उसको टेथिस सी कहा गया। ये डिफरेंट प्लेट्स हैं, जिन प्लेट्स की मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ, ये जिसमें देखिए आपके यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो दे आर डिफरेंट प्लेट्स, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो कि अर्थ के अंदर हैं। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इस पे हमें डिस्कस करना है। मैंने पार्ट 1 में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो जो इंडिया को फिजिकली 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिमालयन माउंटेन है, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो इस प्रकार से 6 डिवीजन्स हैं। यदि हम मेजर डिवीजन्स की बात करें तो 4 ही हैं, जिसमें आपका हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो और कोस्टल प्लेन्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो पहला जो हमने फिजिकल डिवीज़न की बात की थी, तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन जो कि सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन्स, ये फिगर में बना हुआ है। और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, ये पूरा प्लेन पार्ट है, मैदान है,
उसके बाद ये ट्राइंगल शेप में आप देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटो, ये पेनिनसुलर प्लेटो है, इंडियन डिज़र्ट और ये कोस्टल प्लेन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरिया में जो ये प्लेन बना हुआ है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका कोस्टल प्लेन है। उसके बाद आपके आइलैंड्स जो कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है आपने यहाँ पे देखा फिगर में कि पहला हिमालयन माउंटेन रेंज, इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो ट्रायंगल शेप में, इसके बाद आपका कोस्टल प्लेन, आपका इंडियन डिज़र्ट और आइलैंड्स। अब हम हिमालयन की बात करेंगे तो हिमालय को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक बहुत ही यंग फोल्डेड माउंटेन है जिसका निर्माण अभी जारी है, इसका फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। और जितने भी माउंटेन सिस्टम हैं पूरे विश्व में देखा जाए तो इसमें जो यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम कहा जाए तो वो हिमालय ही है। तो यदि हम हिमालय की बात करें तो जो हिमालय की लोकेशन है वो इंडिया के नॉर्थ में है। Himalayas are geologically young and structurally fold mountains which stretch over the northern border of India। तो देखा जाए तो हिमालय का, तो हिमालय क्या है, इंडिया के नॉर्थ में है, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर फॉर्मेशन करता है। These mountain range run in the west to east direction from Indus to Brahmaputra river। तो यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो एक्सटेंशन है, हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ वेस्ट टू ईस्ट है। एक आर्चरी के फॉर्म में, एक धनुषाकार आकार में है, धनुष के आकार में है, ठीक है, एक आर्चरी की शेप में है जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है। कहाँ से? इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका पूरा विस्तार है, जो कि इसकी लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये वैरी करती है, जो कि वेस्ट में ज़्यादा है, वेस्ट में लगभग 400 किलोमीटर, कश्मीर में, कश्मीर जो कि वेस्ट में है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो विड्थ है बहुत ही कम हो जाती है, जो कि 150 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम देखें जो हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो लंबाई वेस्ट टू ईस्ट क्या है 2400 किलोमीटर में है, जो और इसकी जो विड्थ है ये वेस्ट में ज़्यादा है, वेस्ट में 400 किलोमीटर, और ईस्ट में आते आते इसकी जो चौड़ाई है हिमालय की बहुत ही कम हो जाती है, जो कि लगभग 150 किलोमीटर है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से यहाँ तक वेस्ट टू ईस्ट आप देखेंगे एक धनुष के आकार में है, एक आर्चरी की शेप में है। ये हिमालय का जो विस्तार है भारत में, भारत के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में, तो ये आर्चरी की शेप में है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट में इसकी जो विड्थ है लगभग 400 किलोमीटर है, और ईस्ट में आते आते इसकी जो विड्थ है 150 किलोमीटर है, और यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है। क्लियर? अब हम बात करेंगे हिमालय के डिवीज़न की। यहाँ पे आप देखिए ये हिमालय जो कि इंडिया के नॉर्थ में है। अब हम हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की भी बात करेंगे, जो कि हमने पार्ट 1 में किया भी था। इसको एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है ये 3 भागों में किया गया है। पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा लेशर हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो एक्सट्रीम नॉर्थ में जो हिमालय की जो रेंज है उसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, और ग्रेट हिमालय के साउथ में फिर लेसर हिमालय है, और लेसर हिमालय के साउथ में जो कि इंडिया के सबसे नज़दीक जो हिमालयन रेंज है वो शिवालिक है। तो इस पिक्चर में आप पहले देखिए, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ग्रेट हिमालय का पार्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होकर नेपाल से होते हुए ये ईस्ट में है। उसके बाद जो लेशर हिमालय है, लेशर हिमालय का जो मैक्सिमम पार्ट हिमाचल प्रदेश में है, इस कारण से इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय का जो मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक,
तो इस प्रकार से जो लेशर हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है ये इंडिया में हम कह सकते हैं है, और जबकि ग्रेट हिमालय जो है इसका जो मैक्सिमम पार्ट जो है कहाँ पे है, ये नेपाल में है। तो यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में ये जो पार्ट है जहाँ पे ये मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, दिस वन इज़ द ये ग्रेट हिमालय। उसके बाद ग्रेट हिमालय के बाद जो बीच में देखिए इस लाइन को, ये आपका लेशर हिमालय है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय की, जो कि सबसे नॉर्थ में आपका ग्रेट हिमालय, बीच में लेसर हिमालय और इसके बाद शिवालिक हिमालय है। और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में जो हिमालय का पार्ट है इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो कि लगभग उसका पार्ट तिब्बत में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय की। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज इनर हिमालय और हिमाद्री। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है ग्रेट हिमालय को, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इस कारण से इसको हिमाद्री नाम भी दिया गया है। इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट्स ऑफ 6000 मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स। यदि हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय जो है एक कंटिन्यूअस रेंज है, और इसकी जो एवरेज हाइट है ये 6000 मीटर है। इसकी ऊंचाई, इसमें जो भी श्रेणी, इसकी जो इसमें पीक्स हैं, पर्वत चोटियां हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है 6000 मीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है लगभग 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक है। इसकी जो विड्थ है 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक है। और ग्रेट हिमालय में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं, इसी हिमालय में सिचुएटेड हैं, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट जिसकी जो ऊंचाई 8848 मीटर है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा वरवा। तो जो महत्वपूर्ण पीक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, कहाँ पे हैं, ग्रेट हिमालय में ही हैं। अब हम बात करेंगे लेसर हिमालय की। तो लेसर हिमालय ग्रेट हिमालय के साउथ में सिचुएटेड है, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है। द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम एंड आल्सो नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के हिमाद्री, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। तो हिमाद्री के साउथ में जो माउंटेन रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि हिमाचल इस रेंज का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, इस कारण से इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। यदि इसकी एवरेज हाइट की बात की जाए, इसकी एल्टीट्यूड की बात की जाए, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, इसमें जो पीक्स हैं, इनकी हाइट जो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। और इसकी जो एवरेज विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है इस रेंज की, ये लगभग 50 किलोमीटर है। क्लियर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रेंजेज हैं, जिसमें पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज। पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, एंड धौलाधार एंड महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में कुछ वैलीज़ हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जिसमें कश्मीर वैली बहुत ही फेमस है, कुल्लू वैली बहुत ही फेमस है, कांगड़ा वैली बहुत ही फेमस है। और इसी लेसर हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग बहुत ही फेमस हैं। ये टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहाँ पे भारी संख्या में, बहुत ही लार्ज नंबर में टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय के जो फीचर्स हैं, लेसर हिमालय ग्रेट हिमालय के साउथ में है, ये रग्ड फॉर्म में है, ये टूटा फूटा है, कंटिन्यूअस नहीं है। और इस हिमालय की जो एवरेज हाइट है ये 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। और जो इसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, पीर पंजाल है और आपका धौलाधार है। और इस हिमालय में बहुत ही फेमस हिल स्टेशंस हैं
जिसमें आपका शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी फेमस है। अब हम बात करेंगे शिवालिक की, जो कि सबसे साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में है। ये शिवालिक रेंज जो है ये लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय के साउथ में है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या है, ये शिवालिक हिमालय, जबकि जो कि सबसे साउथ में है, और इसके नॉर्थ में आपका लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के नॉर्थ में आपका ग्रेट हिमालय है। तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। तो शिवालिक जो है आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, जिसको शिवालिक कहा जाता है। ये सबसे न्यू है हिमालय का, ये सबसे नया है पूरे हिमालय में। जो सबसे नए माउंटेन्स हैं, न्यू माउंटेन्स हैं, ये शिवालिक हिमालय में ही है। और जो शिवालिक हिमालय की जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये 10 to 50 किलोमीटर है। और जो इसकी हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, इस हिमालय में जो पर्वत हैं इनकी जो ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा इनके फीचर्स में, इसकी विड्थ 10 से 50 किलोमीटर, और इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, ये 900 मीटर से 1100 मीटर है। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में बहुत सारे वैलीज़ हैं जिनको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून। तो इसको आपको याद रखना है, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दून, डिफाइन दून। तो आपको लिखना है कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बहुत सारे वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, पर्वत घाटियाँ हैं, जिसे दून कहा जाता है वेस्ट में, जैसे देहरादून और कोटली दून। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका शिवालिक हिमालय। अब हम बात करेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न की। हिमालय में आप जानते हैं कि बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट्स है, और ये रिवर्स हिमालय से ही निकलती हैं, जो कि मैदानी भागों में आती हैं। इन्हीं रिवर्स ने हिमालय को कई भागों में डिवाइड किया है। इनका जो मार्केशन है, वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीज़न है, जिसको हम रीजनल डिवीज़न भी कह सकते हैं, प्रादेशिक विभाजन। ये प्रादेशिक विभाजन जो है, रीजनल डिवीज़न जो है हिमालय का, ये नदियों के द्वारा ही किया गया है। तो जो नदियां हैं ये डिफरेंट रिवर्स हिमालय से निकलती हैं और मैदानी भागों में ये निकल कर आती हैं। तो इन्हीं के आधार पे हिमालय को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आपने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न दिखा, या जिसको हम फिजिकल डिवीज़न भी कह सकते हैं, लेकिन हम रीजनल डिवीज़न अब पढ़ेंगे कि हिमालय का रीजनल डिवीज़न क्या है, जो कि नदियों के आधार पर किया गया है। द हिमालयन हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द पार्ट ऑफ हिमालय lying between Indus and Satluj has been traditionally known as पंजाब हिमालय। जो हिमालय का वो पार्ट जो सिंधु नदी, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में है, दोनों ही रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय का जो पार्ट इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रिवर्स देखा जाए तो पंजाब से ही होकर बहती हैं। तो ये क्या है, पंजाब हिमालय इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो इनके बीच में दूरी जो है, सिंध और सतलज के बीच में जो हिमालय का जो पार्ट है वो लगभग 560 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी जो विड्थ है 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर में है। तो देखा जाए तो पंजाब हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है। इसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। तो पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। तो हिमालय का वो पार्ट जो कि सतलज से, पहले हमने देखा इंडस से सतलज, अब सतलज से काली रिवर। तो सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्लियर? और इसका जो विस्तार है, जो इसका एक्सटेंशन है, ये 320 किलोमीटर में है, और ये पार्ट ज़्यादातर
कहाँ पे फैला हुआ है? ये उत्तराखंड में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, जिसमें नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। आपने इन पीक्स के नाम भी सुने होंगे। केदारनाथ आपने सुना भी होगा, नंदा देवी सुना होगा। ये बहुत ही फेमस पीक्स हैं। तो ये कुमायूं हिमालय में ही लोकेटेड है। तो कुमायूं हिमालय का जो लोकेशन है किसके बीच में है? सतलज और काली रिवर्स के बीच में। इसके बाद नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, जो इसका एक्सटेंशन है, काली रिवर्स और तिस्ता रिवर के बीच में है। काली और तिस्ता रिवर के बीच में है, जो कि लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखा जाए तो इस सब में नेपाल हिमालय जो है सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड है, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, जो कि काली और तिस्ता रिवर के बीच में है। तो इस नेपाल हिमालय में जो वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो लोकेटेड हैं, जिसमें आपका एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जैसे पीक्स यहाँ पे नेपाल हिमालय में हैं। इसके पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ग्रेट हिमालय का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल हिमालय में। तो जो नेपाल हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे आसाम हिमालय की। तो आपका तिस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए, दिहांग रिवर इज़ आल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो हिमालय का वो पार्ट जो तिस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में इसका जो एक्सटेंशन है, जो इसका विस्तार है, उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हिमालय का जो रीजनल डिवीज़न है 4 है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा आसाम हिमालय। तो जो आपका पंजाब हिमालय है इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर के बीच में एक्सटेंडेड है, इसका विस्तार है। जो आपका कुमायूं हिमालय है वो आपका सतलज रिवर से काली रिवर के बीच में है। नेपाल हिमालय काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में है। और जो आपका आसाम हिमालय है वो तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में एक्सटेंडेड है, जिसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। इस प्रकार से हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न और रीजनल डिवीज़न हिमालय का पढ़ लिया। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में 3 ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, जबकि रीजनल डिवीज़न में जो कि नदियों के द्वारा किया गया है इसका डिमार्केशन इसमें 4 हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स दे रखे हैं जिनकी आप देख सकते हैं, जिनकी हाइट्स हैं और ये किन कंट्रीज़ में सिचुएटेड हैं। हिमालय के कुछ पीक्स जो हैं नेपाल में हैं, कुछ पीक्स आपके इंडिया में हैं और कुछ आपकी चाइना में हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, K2 आपका इंडिया में है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है, कंचनजंगा इंडिया, माउंट लोएट्से नेपाल, मकालू नेपाल में है, चोयू नेपाल और तिब्बत में इसको है, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में, कामेट इंडिया में, नामचा बरवा जो कि बहुत ईस्ट में है हिमालय के, ये चाइना में स्थित है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट पीक्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं और आपको इनको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। तो शिवालिक के नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन है, मैदान है, मैदानी एरिया है, क्योंकि जैसे ही आप शिवालिक के साउथ में आएंगे, ठीक है, तो आपको पूरा जो इंडियन जो लैंड मास है वो प्लेन एरिया है वहाँ पे। तो ये देखा जाए तो प्लेन एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन 3 रिवर सिस्टम से हुआ है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है जिन्हें। तो नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस,
ब्रह्मपुत्रा गंगा अलॉन्ग विद दियर ट्राइब्यूटरीज। तो जो भारत का मैदान है शिवालिक के साउथ में पूरा का पूरा मैदानी एरिया है, तो जो मैदान का निर्माण है वो 3 नदियों के द्वारा किया गया है, 3 नदियों के सिस्टम के द्वारा किया गया है, जिसमें इंडस रिवर है, इसके बाद आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसके बाद आपका गंगा रिवर, फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर और इसकी सहायक नदियों के द्वारा। तो यदि इस प्लेन की बात की जाए तो इस प्लेन में एलुवियल सॉइल की अधिकता है। दिस प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इज वास्ट बेसिन लाइंग एट द फूट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। यदि इस मैदान का निर्माण देखें तो इस मैदान का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। आज हम जो मैदान देखते हैं, भारत का मैदान देखते हैं, मैदानी एरिया, तो इस मैदान का निर्माण अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ईयर्स लग गए हैं, करोड़ों वर्ष लग गए हैं, जो कि नदियों के द्वारा, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उन नदियों के द्वारा जो लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, उन अवसादों के फैल जाने के कारण से जब नदियाँ उतरती हैं हिमालय से तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर चलती हैं, बहुत सारे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेडिमेंट्स जिसे कहा जाता है। तो ये नदियाँ जब मैदान में उतरती हैं तो ये सेडिमेंट्स क्या होता है, फैल जाती हैं, और इस सेडिमेंट्स के फैलने के कारण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यदि इस मैदान की बात की जाए तो इसका जो एरिया है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, और इस प्लेन की लंबाई की बात की जाए तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। तो यदि पूरी एरिया की बात की जाए तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और यदि इसके लंबाई की बात की जाए वेस्ट टू ईस्ट में पूरी जो लंबाई है इसकी लगभग 2400 किलोमीटर, और जो इसकी विड्थ है ये 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। यदि इंडियन प्लेन की बात की जाए तो इंडियन प्लेन बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, ये मैदानी एरिया में ज़्यादा हुआ है, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे रेलवे नेटवर्क हो, तो और जो एग्रीकल्चर है भारत का, मेनली ये इंडियन प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है। कारण क्या है, फर्टाइल लैंड का होना। तो इस प्रकार से इंडियन नॉर्दर्न प्लेन है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देखिए ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया 3 रिवर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जो कि नॉर्थ में वेस्ट में इंडस, मिडिल में आपका ये गंगा, और ईस्ट में आपका ब्रह्मपुत्रा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर ने इन पूरे नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन किया है। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन को भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आपने हिमालय का डिवीज़न पढ़ा, वैसे ही आप नॉर्दर्न प्लेन का भी डिवीज़न पढ़ेंगे। तो यदि नॉर्दर्न प्लेन के डिवीज़न की बात की जाए तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीज़न नदियों के आधार पे ही हुआ है। जो नदियाँ इन प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं उन्हीं के आधार पे हमने डिवीज़न किया है। पहला है पंजाब प्लेन है। तो पंजाब प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंडस और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं उनके द्वारा किया गया है। यदि हम बात करें तो यदि हम इंडस और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी बात करें तो इसमें आपकी झेलम रिवर है, चेनाब रिवर है, रावी रिवर है, ब्यास रिवर है और सतलज रिवर है। तो इस प्रकार से 5 रिवर सिस्टम से 5 रिवर से पंजाब प्लेन पूरा बना हुआ है, जिसमें से सबसे प्रमुख रिवर जो है इंडस है। जो मेन रिवर है वो इंडस है, और जो बाकी नदियाँ हैं वो इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो पंजाब प्लेन का निर्माण इंडस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पंजाब प्लेन है, और पंजाब प्लेन का यहाँ पे आप देखेंगे इंडस रिवर, सतलज। तो ये जो पार्ट है पूरा,
तो ये आपका पंजाब प्लेन में है, यहाँ पे पंजाब हरियाणा प्लेन आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट ये पंजाब प्लेन में आता है, और पंजाब प्लेन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। पाकिस्तान में पंजाब प्लेन का जो अधिकतर जो भाग है वो पाकिस्तान में ही है। अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन की। तो गंगा प्लेन का जो निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। गंगा और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं उनके द्वारा किया गया है, जिसमें यमुना है, आपकी घग्गर रिवर है, तिस्ता है, आपकी काली रिवर है। तो इन रिवर्स के द्वारा गंगा प्लेन का निर्माण किया गया है। और गंगा प्लेन इसका जो यदि हम बात किया जाए तो ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो पूरे जो नॉर्दर्न पार्ट है, पूरे नॉर्दर्न पार्ट में ये गंगा प्लेन फैला हुआ है। और बात किया जाए तो भारत में गंगा प्लेन ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके एक्सटेंशन की बात की जाए तीनों ही प्लेन में, या पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, तो सबसे बड़ा जो प्लेन है वो गंगा प्लेन ही है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है ये नॉर्थ इंडिया के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल तक इसका विस्तार है। तो गंगा प्लेन का निर्माण किससे हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों या ट्राइब्यूटरीज़ के द्वारा किया गया है। और सबसे ईस्ट में कौन सा प्लेन है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन का जो मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे लाई करता है? आसाम में। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा जो भी प्लेन का फॉर्मेशन किया गया है, तो उस प्लेन का जो मैक्सिमम पार्ट आसाम में है। तो इस प्रकार से हमने 3 डिवीजन्स पढ़े नॉर्दर्न प्लेन का, जिसमें आपका पंजाब प्लेन जो कि इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज़ के द्वारा किया गया है। देन गंगा प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। एंड इन ईस्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब हम नॉर्दर्न प्लेन की कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन की कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसमें भाबर और तराई 2 चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। भाबर क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले भाबर एक फिगर के थ्रू। आप इस एनिमेटेड फिगर में देख सकते हैं, ये हिमालय है। इसके बाद यहाँ पे आपको भाबर दिख रहा है, फिर तराई, फिर खादर एंड बांगर। ठीक। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती हैं। ये काफ़ी ऊंचाई से नीचे उतरती हैं, डिसेंड होती हैं। ठीक। हिमालयन रिवर्स कम्स डाउन फ्रॉम ग्रेट हाइट। और ये जब ऊपर से उतरती हैं, एक बहुत ही हाइट से उतरती हैं, तो इनकी स्पीड जो होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है इन रिवर्स की बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। और जो जहाँ से जिस स्लोप से ये उतरती हैं, इस स्लोप से बहुत ही बड़े बड़े बोल्डर्स, पेबल्स, पत्थर के टुकड़े अपने साथ बहा कर लाती हैं। जब काफ़ी ऊंचाई से रिवर्स नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वो घर्षण करती हुई उतरती हैं और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर उतरती हैं। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े इनके साथ बहकर आते हैं। और जैसे ही ये रिवर्स फुट प्लेन में आती हैं, फुट हिल्स, ये फुट हिल है, ये पूरे माउंटेन का जो ये फुट है, जहाँ पर जब उतरती हैं तो इनकी स्पीड सडनली डिक्रीज़ हो जाती है इस एरिया में। देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिवर्स पहुँची की स्पीड बहुत स्लो हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब स्लोप बिल्कुल भी नहीं है। तो इनके साथ जो भी पेबल्स आए थे, जो भी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आए थे, जब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए पत्थर के टुकड़े आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अब रिवर्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो इन पेबल्स को, इन पत्थर के टुकड़ों को बहा कर ले जाएं। यहाँ पे हाइट ज़्यादा थी, स्लोप ज़्यादा था, इस कारण से स्पीड थी रिवर्स में, तो इन रिवर्स के साथ ये बड़े पत्थर के टुकड़े बहकर आ गए। लेकिन जैसे ही ये नीचे उतरे, स्लोप नहीं है बहुत ही, और स्लोप के इंड हो जाने के कारण से, स्लोप के नहीं होने के कारण से अब रिवर्स इनको बहाकर नहीं ले जा सकती, जिसके कारण से ये पत्थर, बड़े बड़े पेबल्स यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? भाभर कहते हैं। क्लियर?
और जो रिवर्स होती हैं इन्हीं भाबर एरिया में पत्थर के नीचे से होकर बहती हैं, जिससे लगता है कि रिवर्स अचानक से गायब हो गई, क्योंकि ये रिवर्स इनके ऊपर से तो नहीं बह सकती, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनके ऊपर से नहीं हो, तो रिवर्स अपना रास्ता बना लेती हैं, इन्हीं पत्थर के टुकड़ों के बीच से होकर वो रिवर्स बहती हैं, जिससे लगता है कि रिवर्स अचानक से डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई। लेकिन जैसे ही ये एरिया ख़त्म होता है, ये नैरो बेल्ट ख़त्म होगा, अचानक से रिवर्स बाहर आ जाती हैं। जैसे ही ये पूरा एरिया ख़त्म हुआ, जो जहाँ पे पत्थर इकट्ठा हैं, अचानक से रिवर बाहर आ जाती हैं, जिससे लगता है रिवर्स अचानक से पुनः प्रकट हो रही हैं। तो इस एरिया को तराई एरिया कहा जाता है। तो भाबर और तराई में यही अंतर है कि जब रिवर्स ग्रेट हाइट से, बहुत ज़्यादा हाइट से उतरती हैं, तो अपने साथ जो भी पेबल्स लाती हैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, और इस एरिया को भाबर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, क्योंकि जो हिमालय का जो साउथेस्ट रेंज है वो शिवालिक है, तो शिवालिक से जो जब रिवर्स नीचे आती हैं तो शिवालिक के फूट पे ये पेबल्स जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से रिवर्स यहाँ पे दिखाई देती हैं कि रिवर्स यहाँ पे गायब हो गई हैं। तो इस एरिया को भाबर कहा जाता है। जैसे ही भाबर एरिया ख़त्म होता है, अचानक से ये जो रिवर्स हैं वो फिर से अपीयर हो जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम तराई एरिया कहते हैं। तो इस प्रकार से तराई और भाबर आपने पढ़ा। देखिए, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स, डिसेंडिंग मतलब होता है उतरना, जब माउंटेन से रिवर्स उतरती हैं, दे डिपोजिट पेबल्स, पेबल्स मैंने बताया पत्थर के बड़े टुकड़े, डिपोजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन द विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। तो ये पूरे जो पेबल्स हैं ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर के विड्थ में ये जमा हो जाते हैं, जो कि शिवालिक के स्लोप के पैरेलल होते हैं, जिन्हें भाबर कहा जाता है। ऑल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ पे रिवर से है, जो भी धाराएं हैं, ऑल स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं इसी भाबर बेल्ट में क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तराई साउथ टू दिस बेल्ट, भाबर के साउथ में, ठीक, ये नॉर्थ, अब शिवालिक है, ये शिवालिक के साउथ में भाबर एरिया पड़ रहा है। अब भाबर के साउथ में क्या है, तराई है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज, रीवर्स मतलब होता है फिर से प्रकट हो जाना, एंड क्रिएट अ वेट एंड स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। और ये रिवर्स जब फिर से एक बार से री इमर्ज होती हैं तो क्या करती हैं, तो पूरा का पूरे एरिया में फैलती हैं रिवर्स, जिसके कारण से वो एरिया जो होता है बहुत ही दलदली होता है, स्वैम्पी होता है, और यहाँ पे वेजिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही घने जंगल होते हैं यहाँ पे, और पूरी तरीके से ये वाइल्ड लाइफ से रिच होते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये वाइल्ड लाइफ से पूरी तरीके से फुल होते हैं। तो इस प्रकार से भाबर और तराई हमने जान लिया, भाबर और तराई क्या है। अब दूसरे एक टर्म है बांगर और खादर। बांगर और खादर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब रिवर्स माउंटेन से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर उतरती हैं, उनके साथ बहुत सारे पत्थर के टुकड़े होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, ट्रीज़ के ब्रांचेस होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, सभी बहकर रिवर्स के साथ आते हैं। तो जो पत्थर हैं आपने देखा भाबर एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, जो पत्थर आगे बहकर नहीं आ पाते हैं। फिर तराई एरिया होता है, तराई एरिया के बाद जब रिवर्स में पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है, रिवर्स का पानी आगे बहता है, तो उसी पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी भी आती है, और जब रिवर्स में पानी ज़्यादा होता है तो वो मिट्टी क्या होता है, रिवर्स का जो वाटर होता है पूरे एरिया में फैल जाता है, जिसके कारण से वो मिट्टी भी उसके साथ फैलती है। तो इस प्रकार से हर साल जो रिवर्स हैं अपने साथ नई मिट्टी लाती हैं और प्लेन एरिया में उन मिट्टियों को क्या करती हैं, वो डिपॉजिट करती हैं, जिससे उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। द खादर, द सॉइल इन द रीजन कंटेन कैल्शियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर्ड, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। तो हमको मालूम है कि हर जो रिवर्स हैं जब मानसून सीज़न में जब रिवर्स हिमालय से उतरती हैं उनमें पानी ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होने के कारण से फ्लड आता है, तो उसी फ्लड वाटर में क्या होता है, मिट्टियाँ भी होती हैं, तो मिट्टी पूरे के बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है। तो ये इस तरह से रिवर्स हर साल
नई मिट्टियों को लाती हैं और उन नई मिट्टियों को डिपॉजिट करती हैं। तो इस प्रकार से जो एक न्यू एलुवियल सॉयल है इसको खादर कहा जाता है। ये बहुत ही फर्टाइल होता है, कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। जबकि बांगर क्या है, जो ओल्ड एलुवियल सॉयल है, एक समय ऐसा आता है कि जब बार बार मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है, बार बार क्या होता है कि एलुवियल सॉयल डिपॉजिट होता रहता है, तो एक समय ऐसा होता है कि जब फ्लड वाटर उस एरिया में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से फिर वो जो प्लेन होता है वहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉयल होती है, जिसे हम बांगर कहते हैं। इस फिगर से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए रिवर वैली है तो खादर, यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच रहा है तो इसके कारण से नई एलुवियल सॉयल है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी, जो फ्लड वाटर है, वो नहीं पहुँच पाता है, जिससे वो जो एलुवियल सॉयल पहले वहाँ थी वो पुरानी हो जाती है और धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। उसे हम बांगर कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि खादर और बांगर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉयल है, जबकि बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉयल है। जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो एलुवियल सॉयल उसे कहा जाता है, दोमट मिट्टी। तो खादर नई दोमट मिट्टी होती है, न्यू एलुवियल सॉयल है, जबकि बांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉयल है। खादर में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें उपजाऊ जोपन होता है उसका वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वो खेती के लिए उपयुक्त होती है। जबकि जो बांगर होते हैं उसमें कंकर्स पाए जाते हैं और वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और वो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती है। ठीक है। जो खादर होता है वो रिच इन मिनरल्स होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। जबकि बांगर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उसमें जो आपके मिनरल्स हैं वो भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से खादर और बांगर में डिफरेंसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हिमालय, इस नए वीडियो में हमने हिमालय का रीजनल डिवीज़न पढ़ा और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा। होप दैट आपको ये पूरा समझ में आया है और आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पेनिनसुलर प्लेटो और आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और जो आइलैंड्स हैं और कोस्टल प्लेन, इसको डिस्कस करूँगा। और जो भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं आप इसको ज़रूर देखिए और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। थैंक यू।